18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में एक प्लेन क्रैश के अंदर मौत हो चुकी है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आज तक हमें बताया गया है, आज तक हम इसको मानते हुए आए हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जब ये स्टेटमेंट 1945 में रिलीज हुआ, टोक्यो से जब ये स्टेटमेंट हमारे पास में आया, तो उसके बाद में हम इसको कभी वेरीफाई कर नहीं पाए, कभी इस पे हम भरोसा नहीं कर पाए। इसके लिए भारत सरकार को एक कमेटी पहले बनानी पड़ी, उसके बाद में 2 कमीशन बनाने पड़े, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर कभी भी एक वेरिफिकेशन का टैग नहीं लगा कि ऐसा हुआ भी था या नहीं। ब्रिटिश एम्पायर की जो पूरी सरकार रही, उसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने, उसके बाद जो अलाइड फोर्सेस थी, उन्होंने जो सारी इन्वेस्टिगेशन की, ये पूरा यही तथ्य बताती रही कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में मौत हो चुकी है एक प्लेन क्रैश में। और आज तक हम इसी तथ्य को मानते हुए आए। नेहरू गवर्नमेंट ने भी यही पूरा तथ्य बताया था हमें। लेकिन ऐसा क्या था कि ये आज तक एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है? किस तरह से ये कंट्रोवर्सी बनना शुरू हुई? क्यों ऐसे वर्जन्स निकल के आते रहे कि नेताजी उत्तर प्रदेश में रहते हैं एक बाबा के वेश में? कुछ वर्जन्स निकल के आते हैं कि रेड फोर्ट में उनकी मौत हो गई, उन्हें रशिया में मारा गया 1970s में। इस तरह के तमाम सारे बहुत सारे वर्जन्स हमारे सामने उनकी डेथ के इस तरह के क्यों निकल के आते रहते हैं? जब ये 2 कमीशन और एक कमेटी बैठी थी और उसने पूरी रिपोर्ट बनाई थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, नेताजी की डेथ से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट, सारी रियलिटी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। असल में शुरुआत नेताजी की जो डेथ हुई थी उसकी ये जो मिस्ट्री थी, ये पूरी कंट्रोवर्सी है जो आज तक, ये स्टार्ट होती है 23 अगस्त 1945 के दिन से। 23 अगस्त को टोक्यो से एक अनाउंसमेंट आता है भारत, और उसमें बताया जाता है कि 18 अगस्त को करीब 5 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में जो जगह है ताइहोकू, वहां पे एक प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। उनके साथ में हबीबुर रहमान थे जो उनके कर्नल थे, जापानीज कुछ ऑफिसर्स थे, और प्रीतम सिंह एक और कर्नल थे उनके साथ में। तो इन लोगों की उस पूरे प्लेन क्रैश में यहाँ पे मौत हो चुकी है। और उसके बाद हुआ ये था कि जब प्लेन उड़ा, उसमें आग लग गई, वो वहां पे गिरा। उसके बाद उसमें नेताजी को कई 3rd डिग्री सीवियर बर्न्स हुए, उनकी बॉडी बुरी तरह जल चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल सेम डे ले जाया गया, और 7 से 9 के बीच में उन्होंने अंतिम अपनी सांस ली है। उसके बाद 2 दिन बाद में उनको वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया गया, और उनके जो अस्थियां हैं वो रखी गई टोक्यो में ही रनकोजी मंदिर है, जो टेम्पल है वहां पे। ये पूरा एक प्लॉट इस तरह का हमें बताया गया। ये वहां से अनाउंसमेंट हुआ टोक्यो से 23 अगस्त 1945 को। अब जब ये बात यहाँ पे भारत में पता चली, लोग इससे एकदम सख्ते में थे, शॉक थे। लेकिन कोई भी इस चीज पर बिलीव करने को, भरोसा करने को उस समय भी तैयार नहीं था कि नेताजी की डेथ इस तरह से हो सकती है, क्योंकि वो समय ऐसा चल रहा था कि नेताजी यहाँ पे अलाइड फोर्सेस से बचने के लिए तमाम सारे रास्ते अपने खोजते रहते थे। इसी के तहत वो जापान में भी थे। तो ये सब चीजें अनुमान लगाए जाते हैं कि कहीं ये वहां से बचने के लिए कोई इन्होंने खुद ही एक पूरी स्ट्रेटेजी तो नहीं बनाई थी, एक षड्यंत्र तो नहीं रचा था। तो ये सब चीजें अब होती हैं। 3 साल बाद देश हमारा आजाद होता है, 2 साल बाद देश आजाद होता है, 1945 की ये बात है। 47 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद में लोगों ने लगातार इसकी मांग करना शुरू की। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, तो पंडित नेहरू से लगातार लोगों ने इस चीज की मांग की कि नेताजी की इस डेथ की इंक्वायरी की जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि नेहरू ने जब तमाम बार इस तरह की चीजें होने लगी कि लोग पूछताछ कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था नेताजी के साथ, ये पता लगाइए, तो 3 दिसंबर 1955 को करीब 10 साल बाद, ये जो 1945 में डेथ बताई गई नेताजी की, उसके करीब 10 साल बाद 1955 को 3 दिसंबर को नेताजी ने पार्लियामेंट में कहा, ये नेहरू जी ने, कि एक कमेटी बनाई जाएगी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ है उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पार्लियामेंट में ये कहने के बाद में करीबन 4 महीने इस चीज में लगे, और 5 अप्रैल 1956 को
एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था शाहनवाज कमेटी। अब इस कमेटी में शाहनवाज खान, जो खुद कांग्रेस में उस समय कांग्रेस के मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे नेहरू के, उसके बाद में सुरेश चंद्र बोस, जो नेहरू जी के जो नेताजी के बड़े भाई थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, तो इनके भाई को भी इसमें रखा गया कमेटी में। और इसके बाद में एक और जो सदस्य थे उसके, वो थे एसएन मैत्र, ये अंडमान निकोबार आइलैंड के जो चीफ कमिश्नर थे उस समय, ये वो थे। इन तीनों को मिला के ये कमेटी बनाई जाती है और इसमें जो चेयरपर्सन बनाया जाता है, जो हेड बनाया जाता है इस कमेटी का, वो बनते हैं शाहनवाज खान। इस कमेटी ने लगातार अपनी इंडिया, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में इंक्वायरीज की, कई सारे फैक्ट्स निकाले वहां से। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि यहाँ पे ताइवान के अंदर ग्राउंड जीरो पर इस कमेटी ने कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जब ये सब चीजें होती हैं तो ये कमेटी अपना करीब 4 महीने बाद ही एक रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें 2 लोगों ने माना कि नेताजी की जो डेथ है वो उस प्लेन क्रैश में 1945 18 अगस्त को हो चुकी थी। ये 2 लोग थे, एसएन मैत्र और शाहनवाज खान। एक शख्स जो सुरेश चंद्र बोस, नेताजी के बड़े भाई, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश ताइवान में हुआ ही नहीं था। उनका साफ तौर पर कहना था, उन्होंने अपना एक डिसेंटिंग नोट पार्लियामेंट में दिया, नेहरू को दिया। उन्होंने बताया कि इस तरह का कुछ भी हुआ नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। और ये जो कमेटी है, इसने बहुत से अहम दस्तावेज जो इसको मिले हैं उसे छुपाया है। ऐसे दस्तावेजों को छुपाया गया है, उनको दूर रखा गया है, मुझे दिखाया नहीं गया है, ये सुरेश चंद्र बोस का कहना था। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस कमेटी के बहुत से मेंबर्स और साथ में उस समय के वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे बिधन चंद्र रॉय, वो उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं इस पे साइन करने के लिए, क्योंकि ये अकेले शख्स थे, सुरेश चंद्र बोस, जिन्होंने उस कमेटी की उस पूरे रिपोर्ट पे, फाइनल रिपोर्ट पे साइन नहीं किया था। डिसेंटिंग नोट देने के बाद भी, कमेटी के एक अहम सदस्य की भूमिका में होने के बाद भी, सुरेश चंद्र बोस की जो डिसेंटिंग नोट उन्होंने दिया था पार्लियामेंट में, उसे खारिज कर दिया जाता है। उनकी राजी के बिना भी इस पूरी जो कमेटी की रिपोर्ट थी, इसको पार्लियामेंट ने, भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब यहाँ से ये चीज स्वीकार की जाती है कि 18 अगस्त 1945 को काई होकू में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी। ये डिसेंटिंग नोट साफ तौर पर ये बता रहा था कि ताइवान सरकार ने भी ये कहा है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी ये जो फाइनल रिपोर्ट थी वो कमेटी के सामने सबमिट की जाती है और इसी के बाद में ये केस उस समय बंद किया जाता है। अब ये समय था 1955 का। 55 के बाद लोगों ने इस कमेटी के जो ये रिपोर्ट थी, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस ये उसका लोगों का गेन नहीं कर पाई। लोगों ने कहा कि ये फर्जी है, ये बेकार रिपोर्ट है, और तमाम इसके बाद आरोप जो थे वो सरकार पे भी लगने लगे, नेहरू गवर्नमेंट पे लगने लगे। ये जो चेयरपर्सन थे इस पूरी कमेटी के, शाहनवाज खान, ये कांग्रेस में उस समय मिनिस्टर थे, नेहरू के बेहद खास थे। और 1964 तक, जब तक पंडित नेहरू रहे, जब तक उनकी मौत तक, जब तक वो पीएम रहे, 1952 से लेके 1964 तक लगातार शाहनवाज खान मिनिस्टर रहे। तो ये कई सारे आरोप इस पूरी कमेटी पे लगते रहे। इस कमेटी की यहाँ पे रिपोर्ट आई, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद में जो नेहरू गवर्नमेंट थी उसने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन लोग यहाँ पे मानने को तैयार नहीं थे भारत के कि इस तरह की कोई चीज हुई है कि जो नेताजी है उनकी डेथ प्लेन क्रैश में हुई है। 14 साल करीबन ऐसे बीत जाते हैं। तमाम लोग बार बार डिमांड कर रहे थे इस बीच में इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है। 1970 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और 14 साल बीत चुके थे। तो यहाँ पे जब दोबारा एक डिमांड आती है कि एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम फिर से बनाई जाए, कमेटी बनाया जाए, तो 11 जुलाई 1970 को जीडी खोसला कमीशन बनाया जाता है। जीडी खोसला
पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे वहां के। और ये पूरा एक वन पर्सन बेंच थी। इसमें सिर्फ एक पर्सन थे, जीडी खोसला, जो पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन करते। ये पूरी अपनी अब ये रिपोर्ट पेश करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के बाद में। और ये रिपोर्ट भी सेम जो कमीशन थी, जो कमेटी पहले बनी थी, शाहनवाज कमेटी, उसकी रिपोर्ट से एकदम मेल खाती थी। उसमें भी यही बताया गया इस रिपोर्ट में भी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में नेताजी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। अब जब ये चीज होती है, इसके बाद में इस रिपोर्ट के सामने, इस बार खोसला कमीशन की इस पूरी रिपोर्ट के सामने आके खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट के एक्स एमपी समर गुहा, नेताजी का पूरा परिवार और तमाम कई सारे ऐसे एमपी सांसद जो फॉर्मर हैं या जो उस समय पार्लियामेंट में, और खुद कांग्रेस के अंदर के सांसद इसके सामने आके खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से बेबुनियाद है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं हुई है। कांग्रेस के फॉर्मर एमपी सत्यनारायण सिन्हा ने ये क्लेम करते हुए कहा कि नेताजी जो हैं वो रशिया में के साइबेरिया में जो याकुट जगह है, जो याकुट में एक जेल है, उसके सेल नंबर 45 में है, वो वहां पे कैद है। उन्होंने इस तरह का एक पूरा क्लेम खोसला कमीशन के सामने किया। कांग्रेस के फॉर्मर एमपी सत्यनारायण सिन्हा ने बकायदा जेल नंबर, सेल नंबर बताते हुए कि सेल नंबर 45 में याकुट में साइबेरिया के जो जेल है, वहां पे नेताजी को कैद करके रखा हुआ है, वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। ये चीज उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो रशिया में थे तो वो एक कोज़लोव नाम के एनकेवीडी के एजेंट से, एनकेवीडी सोवियत यूनियन का एक सीक्रेट पुलिस एजेंसी उसको कहा जाता है, तो वहां के एक सीक्रेट एजेंट से मिले थे। जब सत्यनारायण सिन्हा रशिया में थे तब वो कोज़लोव नाम के एनकेवीडी के एक सीक्रेट एजेंट से मिले थे, जिसने उन्हें बताया कि मॉस्को में जब वो वहां पे उससे मिले 1954 में, तो उसने उन्हें बताया कि नेताजी इस समय याकुट में एक जो जेल है वहां पे हैं और बहुत ही इस तरह का जीवन उनका वहां पे चल रहा है जो वो इस तरह से जीना नहीं चाहते थे। वो काफी पीड़ा में वहां पे हैं इस समय। लेकिन आप ये देखिए कि खोसला कमीशन के सामने उन्होंने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये अपना तथ्य रखा था, लेकिन खोसला कमीशन ने सरप्राइजिंगली इस पूरी टेस्टमनी को, सिन्हा की, सत्यनारायण सिन्हा की इस पूरी टेस्टमनी को इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने के बाद में अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को दी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने भी उस पूरी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से साल बीतते गए, 1970s पूरे निकले, 1980s निकले, लेकिन इस बीच लगातार अब हुआ क्या, जो 70 के दशक निकले, 80 का दशक निकला, इसमें हुआ क्या कि भारत से कई जगहों से, अलग अलग जगह से नेताजी के भारत में होने की खबर सामने आती जा रही थी। कई लोग बता रहे थे कि नेताजी यहाँ रह रहे हैं, कई बता रहे थे नेताजी से हम मिले, नेताजी अभी इस समय भारत के अंदर है। इसी दौरान एक PIL डाली जाती है कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक PIL डाली जाती है और इस PIL में कई सारे स्टेटमेंट थे जिसपे भारत सरकार का जो उनका स्टैंड है वो मांगा गया था। लेकिन इनमें से 4th नंबर का एक पॉइंट था। ये पूरा जो कमेटी की रिपोर्ट है ये मैंने पढ़ी है, इसके तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ सारे। इसमें 4थे नंबर का जो पॉइंट था वो ये था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस समय भारतीय मिट्टी पर है तो भारत सरकार, यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार उस समय और जो सरकारें हैं आगे आने वाली, वो ये सब अपना पूरा स्टैंड क्लियर करें। वो ये बताएं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की मिट्टी पर हैं तो क्या उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या उन्हें वेलकम किया जाएगा, भारत सरकार उन्हें वेलकम करेगी या फिर अलाइड फोर्सेस को सौंप देगी। अलाइड फोर्सेस यानी सोवियत यूनियन, आपका यूनाइटेड स्टेट्स और आपके जो ग्रेट ब्रिटेन, तो इनको सौंप देगी। क्योंकि वॉर क्रिमिनल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वॉर क्रिमिनल्स की लिस्ट थी उसमें नेताजी का नाम डाल दिया गया था। तो उसके तहत भारत की सरकार नेताजी को, अगर वो भारतीय मिट्टी पर है और अगर वो सामने आ जाते हैं, तो क्या उनको एक्सेप्ट कर लेगी, उन्हें वेलकम करेगी यहाँ पे, या फिर उन्हें वॉर क्रिमिनल बना के ट्रायल के लिए भेज देगी अलाइड फोर्सेस के पास में। तो ये उसका 4th स्टेटमेंट था, ये जो PIL थी। लेकिन इस PIL को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसके बाद रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया।
बट उसके बाद में यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को उस समय भारत में ये कहा कि आप इस पूरी कंट्रोवर्सी पे एक फाइनल एंड लगाने के लिए एक फ्रेश कमीशन बना दीजिए, और ये फ्रेश कमीशन बने जो इसको स्टार्टिंग टू द एंड पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करे और फिर अपनी एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अपील के बाद में भारत सरकार से यहाँ पे मुखर्जी कमीशन बनाया जाता है। मुखर्जी कमीशन बनता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय 1999 मई में, और इसके जो हेड थे वो बनते हैं एम के मुखर्जी, सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज थे। तो यहाँ पे अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में इस कमीशन को ये सामने आता है कि कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे नेताजी की डेथ से रिलेटेड, उस समय उस पूरे प्लेन क्रैश से रिलेटेड, यूके के, यूएस के, ताइवान के, जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो पहले की कमिटीज और कमीशन डिस्ट्रॉय कर चुकी है, या वो उनके पास कहीं पे ऐसी जगह सेफ है जो मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। करीब साल 2000 से लेके 2001 तक इस पूरे एक साल में पीएमओ से, कैबिनेट सेक्रेटरीट से, रॉ से कई बार इस कमीशन ने अपील की, कई लेटर्स ऐसे अटैच किए, उनको भेजे कि ये डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए जाएं। उसके बाद में भारत सरकार ने बकायदा इंटरनेशनल पॉलिसीज के तहत अलग अलग देशों में, यूके में, यूएस में, चाइना, जापान में अपील की, ये वहां पे लेटर्स भेजे वहां से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे दस्तावेज थे जो वहां पे जाके, जो बाहरी देशों में वहां पे थे जहां से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। तो वहां पे ये सब भेजा गया, लेकिन कई सारी इसमें प्रॉब्लम्स आई, पूरी तरह से दस्तावेज हमें नहीं मिल पाए इसके लिए। इसी के साथ ये जो कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट आगे बनाना शुरू की और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो जापान के उस समय के जो क्रेमेटोरियम था उसके रिकॉर्ड सामने आते हैं, क्रेमेटोरियम जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है उसके रिकॉर्ड सामने आते हैं, और ये रिकॉर्ड आते हैं ताइपे के, जहाँ पे बताया गया कि 22 फरवरी 1945 को ताइपे में, ताइवान में नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो वहां के जब ये रिकॉर्ड्स निकाले गए तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहीं कोई मेंशन ही नहीं था। वहां पे सिर्फ एक इंसान का जो था अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन पे, जिस दिन ये बताया गया कि नेताजी को वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया गया है। एक जापानी सोल्जर इकिरो ओकुरा का वहां पे अंतिम संस्कार उस दिन हुआ था, वहां पे कोई नेताजी का मेंशन ही नहीं था पूरे में, उसमें जो पूरे रिकॉर्ड्स हमें वहां से मिले हैं जापान से। अब इसके बाद में ताइवान की जो नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी है वहां पे तहकीकात की गई, वहां पे हमारे यहाँ के इस कमीशन के ऑफिसर्स गए और वहां पे जाके इन्होंने तहकीकात की। वहां पे जब देखा तो किसी भी उस समय के न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स निकाली गई कि उस समय के न्यूज़पेपर्स मिले, अगर इतना बड़ा क्रैश हुआ है, और वो भी तब हुआ है जब नेताजी उस समय एक तरह से एपिसेंटर माना जाता था ताइवान उनका उस समय के दौरान। तो इतने बड़े अगर लीडर की मान लीजिए डेथ अगर ऐसे प्लेन क्रैश में हुई है तो वहां पे कोई तो मेंशन किसी अखबार में होगा, लेकिन नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी में हमें ऐसी कोई भी न्यूज, किसी भी बड़े बड़े जो पेपर्स थे उस समय के, अशाई शिनबम, ये जो एक द अशाई शिनबम जापान का एक पेपर है, उसके पूरे नोट्स निकाले गए, उसके आर्काइव्स निकाली गई, लेकिन कहीं भी हमें नेताजी की डेथ का कोई भी इस तरह का प्रमाण वहां पे नहीं मिलता है। कोई आर्टिकल तक पब्लिश नहीं था एक भी प्लेन क्रैश का। अब यहाँ पे होता क्या है कि ताइवान गवर्नमेंट ने मुखर्जी कमीशन को ये बताया साफ तौर पर कि ऐसा कोई भी प्लेन क्रैश 18 अगस्त 1945 को नहीं हुआ है। मुखर्जी कमीशन के सामने ये बात साफ तौर पर बता दी गई कि 18 अगस्त 1945 को कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, और ये बताया किसने? ताइवान गवर्नमेंट ने इंक्वायरी करने पर। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ 18 अगस्त नहीं, 4 दिन पहले से 14 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक पूरे ताइपे में, पूरे ताइवान में, यहाँ पे इस पूरे एरिया में जो सेंसिटिव बताया जा रहा है नेताजी को डेथ को लेकर, यहाँ पे कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। इसके बाद एक और रिपोर्ट, एक हिस्टोरियन थे जेबीपी मोरे, उन्होंने अपनी पूरी एक रिपोर्ट पेश की और उसमें उन्होंने बताया कि फ्रेंच सीक्रेट सर्विस की जो रिपोर्ट है वो उन्हें मिली है 1947 की,
जिसमें ये बताया गया है कि नेताजी 1945 के प्लेन क्रैश में नहीं मरे, उनकी डेथ उसमें नहीं हुई है। कमीशन ने, ये जो मुखर्जी कमीशन थी, इसने 131 विटनेस जो थे, जो गवाह थे, उन्हें पूरा एग्जामाइन किया, उनसे पूरी बातचीत की, इन्वेस्टिगेट किया। 336 पन्नों की अपनी रिपोर्ट बनाई। यूके, बैंकॉक, ताइवान भी गई है कमीशन, जहां पे पहले की कमीशंस नहीं गई, जहां पे पहले की कमीशंस ने बिना ताइवान जाए, जहां पे ये पूरा एपिसेंटर था नेताजी का, बिना वहां पे जाए अपनी रिपोर्ट्स पेश कर दी थी। लेकिन मुखर्जी कमीशन वहां पे भी गया, यूके गया, बैंकॉक गया, रशिया गया, जापान, ताइवान गया, और वहां से आके इन्होंने अपनी पूरी 336 पेज की एक रिपोर्ट पेश की। और ये रिपोर्ट जब सामने आई तो मुखर्जी कमीशन ने ये साफ तौर पर उसमें कंक्लूड किया कि नेताजी इज डेड, नेताजी मर चुके हैं। और ये रिपोर्ट इन्होंने 2005 में पेश की थी, पार्लियामेंट में सरकार को दी गई थी। 2005 तक इन्होंने ये बताया था कि इस समय तक नेताजी की डेथ हो चुकी है, लेकिन नेताजी की डेथ किसी भी प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, और ना ही उनके जो अस्थियां हैं वो जो जापान के रेनकोजी टेम्पल में रखी है वो उनकी नहीं है, वो उस चाइनीज सोल्जर की है। ये बात साफ तौर पर यहाँ पे इस कमीशन ने अपनी बता दी। इस कमीशन ने यहाँ पे शाहनवाज कमेटी की जो रिपोर्ट थी और खोसला कमीशन की जो रिपोर्ट थी, दोनों को खारिज कर दिया, दोनों को गलत बताया। इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा कोई भी प्लेन क्रैश का सबूत भारत के सामने नहीं है। ताइवान गवर्नमेंट ने साफ तौर पर यह बताया है कि जो ताइहोकू एयरपोर्ट है, 18 अगस्त 1945 को वहां पे कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। इस तरह का बताया गया कि जो प्लेन था वो उड़ा और उसके बाद उसमें आग लग गई एयरपोर्ट के पास ही। तो ये सब यहाँ पे सामने आता है। इसके साथ में ना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई अंतिम संस्कार का क्रेमेटोरियम सर्टिफिकेट, और प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड यहाँ पे है नहीं। और जो अस्थियां हैं वो एकिरो ओकुरा की हैं, जो जापानीज सोल्जर था। ये सब चीज यहाँ पे बताई जाती है, और ये कमीशन ने साफ तौर पर ये कह दिया कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। तो अब ये तो हुई कमेटी और कमीशंस की बात। एक कमेटी बनी, 2 कमीशन बने, दोनों ने बता दिया अपनी अपनी चीजें। हमने आपको पूरा उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो बता दी है, और विद प्रूफ पूरी तरह से हमने उसको देखा है, एग्जामिन किया, उसके बाद हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। लेकिन अब ये मान लिया जाए अगर कि नेताजी की डेथ 18 अगस्त 1945 को ताइवान में नहीं हुई उस प्लेन क्रैश में, तो उसके बाद वो गए कहाँ, वो कहाँ थे? इसके तमाम सारे तथ्य बताए जाते हैं कि वो कहाँ कहाँ गए। आज इस वीडियो में अब आगे हम आपको ये सारे तथ्य बताने वाले हैं। आपने जितने वर्जन्स नेताजी की डेथ के सुने, आपने 2 वर्जन 3 वर्जन सुने होंगे, यहाँ पे आपको हम 5-6 वर्जन पूरी नेताजी की डेथ के बताने वाले हैं कि उसके बाद आखिर हुआ क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कहाँ कहाँ पे हो सकते थे। तो पहला वर्जन इसके साथ में आता है कि नेताजी जो थे वो रशिया में थे। ये बताया जाता है कि नेताजी की जो डेथ थी वो उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई, वो यहाँ से ये जो प्लेन क्रैश का पूरा प्लॉट था, एक तरह से इसको कहा जाए षड्यंत्र था, ये इसलिए बिछाया गया था जिससे नेताजी सेफली यहाँ से निकल जाएं रशिया में। और रशिया जाने के बाद उनको ये था, उन्हें लगता था कि सोवियत यूनियन जो है रशिया उस समय, वो उनका साथ देगा। लेकिन वहां पे रशिया के जो उस समय प्रेसिडेंट थे जोसेफ स्टालिन, उसने उन्हें कैद कर लिया। ये बताया जाता है कि ये जो प्लेन क्रैश था ये पूरी की पूरी तरह से नेताजी का रचा हुआ एक प्लॉट था, और यहाँ पे उनका साथ इसमें दे रहे थे ये जो हबीबुर रहमान थे उनके साथ में। उनको भी पता था, जापानी सोल्जर्स को भी ये चीज पता थी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ से इनको निकाल के रशिया ले गए। रशिया में नेताजी इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें लगा स्टालिन जो है वो वहां पे उनका साथ देगा, लेकिन उसने उन्हें जेल में डाल दिया। और ये जो थ्योरी है नेताजी की डेथ की कि वो रशिया की जेल में थे, इसे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के जो लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, वो मानते हैं, और ये पब्लिकली वो कहते हैं कि नेताजी को रशिया में मारा गया। नेताजी को 70s के अंदर रशिया में मारा गया। सुब्रमण्यम स्वामी के अकॉर्डिंग 1945 में वो उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे,
और उसके बाद उन्हें नेताजी को रशिया में रखा गया। वो वहां पे इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि स्टालिन उनका साथ देगा, लेकिन स्टालिन ने उन्हें रशिया के जेल में डाल दिया। और वही जेल जो ये आपका जो हमने आपको बताया साइबेरिया के अंदर जो जेल था याकुत में, तो वहां पे उनको डाल दिया गया। उसके बाद में करीबन 1953 में उन्हें मार दिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई वहां पे। तो ये सब वो बताते हैं इस तरह की चीज सुब्रमण्यम स्वामी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नेताजी का जो रशिया कनेक्शन है वो इस तरह से भी बताया जाता है कि एक जर्नलिस्ट, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ सिंधकर, इन्होंने पूरा एफिडेविट मुखर्जी कमीशन के सामने रखा था। और इस एफिडेविट में इन्होंने क्लेम किया था कि सुभाष चंद्र बोस निखिल चट्टोपाध्याय से मिले हैं रशिया के अंदर। निखिल चट्टोपाध्याय वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के लड़के हैं। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एक बहुत ही बड़े इंडियन रिवॉल्यूशनरी हीरो है, स्वतंत्रता सेनानी है। तो उनके जो बेटे हैं निखिल चट्टोपाध्याय, उनसे रशिया के अंदर 50s में, माफ कीजिएगा 1960 में रशिया के ओम्स्क में, वहां पे नेताजी मिले थे 1968 में। और उन्होंने उन्हें बताया था कि वो रशिया में यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो आते हैं भारत तो पंडित नेहरू सरकार उस समय उन्हें वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करके अलाइड फोर्सेस को सौंप देगी। तो इस डर से वो यहाँ पे आ नहीं रहे थे। तो ये चीज सामने आती है। एक और तथ्य कि जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र नाथ सिंधकर, ये उनका पूरा स्टेटमेंट, ये उन्होंने पूरा बकायदा एफिडेविट मुखर्जी कमीशन के सामने रखा था कि किस तरह से निखिल चट्टोपाध्याय से रशिया के अंदर 1968 में रशिया के ओमस्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले थे। और उन्होंने वहां पे उन्हें बताया था कि भाई मैं आना वहां पे चाहता हूँ, लेकिन मुझे वॉर क्रिमिनल एक डिक्लेयर करके इस तरह से ये लोग बता सकते हैं। तो ये एक और फैक्ट यहाँ पे सामने था, रशिया का जो कनेक्शन था नेताजी का, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद 2019 में, अभी हाल ही में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन ने भारत सरकार से कहा, लोकसभा में सरकार से उन्होंने कहा कि इंडिया को रशिया से इस समय, अब ये समय आ चुका है कि रशिया से उन्हें नेताजी की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि अगर वो 1945 में वहां पे नहीं, उनकी डेथ हुई थी जापान में, तो वो रशिया में थे या नहीं, इस बात की इंफॉर्मेशन हमें अब निकाल लेनी चाहिए। तो ये एक वर्जन है, ये एक थ्योरी है। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसकी दूसरी थ्योरी। ये थ्योरी इस तरह से सामने निकल के आती है कि कैलकाटा के एक शख्स, अपनी जो एक ऑथर है, वो सामने आते हैं। नाम था उषा रंजन चटर्जी। उषा रंजन चटर्जी सामने आते हैं और ये अपनी पूरी कमीशन के सामने, नेहरू कमीशन, ये मुखर्जी कमीशन के सामने ही अपनी रिपोर्ट, अपना एक पूरा एफिडेविट देते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि नेताजी जो थे वो मलेशिया के सेरेनबाम में थे और वहां से उन्हें जो इंडियन नेशनल आर्मी का, आजाद हिंद फौज का जो ट्रेनिंग कैंप था मलेशिया के सेरेनबाम में, वहां से उन्हें अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करके उन्हें रेड फोर्ट लाया गया था और रेड फोर्ट में उन्हें कई दिन तक रखा गया। लेकिन उसके बाद 15 अगस्त 1945 को रेड फोर्ट के अंदर ही उन्हें फांसी दे दी गई, उन्हें मार दिया गया। ये चीज अब सामने जब आती है तो इस पूरी जो कमीशन थी, मुखर्जी कमीशन, उन्होंने प्रूफ मांगे उषा रंजन चटर्जी से। तो प्रूफ में इन्होंने एक बुक का जिक्र किया, एक किताब का जिक्र किया, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि कोई एविडेंस इस तरह की नहीं है। तो ये प्री अजम्पशंस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह की टाइमलाइन उनकी रही है नेताजी की, उसके अकॉर्डिंग कि कब वो कहाँ पे थे। तो उसके अकॉर्डिंग ये एफिडेविट में आपको पेश कर रहा हूँ। लेकिन प्री अजम्पशंस के आधार पर ये नहीं बताया जा सकता कि रेड फोर्ट में उनकी मौत हुई थी 1945 में। तो इसके लिए यहाँ पे मुखर्जी कमीशन ने इस पूरे जो इनकी एप्लीकेशन थी, जो एफिडेविट था, उसको यहाँ पे खारिज कर दिया। इसके बाद एक वर्जन सामने आता है नेताजी की डेथ का, जो तीसरा वर्जन आप मानिए, वो ये है कि नेताजी की डेथ, जो सबको आज तक बताया गया है कि वो उस समय 1945 15 अगस्त को सिंगापुर में थे दोपहर में। उसके बाद वहां से उन्हें जब पता चलता है कि ये जो
जापान है उसने अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर करने का फैसला लिया है, तो उसके बाद वो अपने कलीग से, अपने ऑफिसर्स से जापान फोर्स के डिस्कस करते हैं। यहाँ से ये लोग निकलना चाहते हैं रशिया। इन्होंने प्लान बनाया कि अब यहाँ से रशिया निकला जाएगा। रशिया निकलने के लिए ये पहुंचते हैं ताइपी, और उसके बाद इन्हें यहाँ से निकलना था रशिया के लिए। लेकिन उस प्लेन का, जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे जो नेताजी के साथ के थे, क्योंकि ये प्लेन बाकी और भी पैसेंजर्स को ले जा रहा था, तो इसमें जो प्लेन था यहाँ पे उनके साथ हबीबुर रहमान थे और खुद नेताजी थे, बाकी जापानीज ऑफिसर्स थे। तो इस प्लेन का ये जब उड़ा है करीब 2:35 पर, ये आपके 2:35 पर इसने ताइवान से उड़ान जब भरी है ताइपी से, तो उसके बाद इसमें आग लगी अचानक से, और इसके बाद बताया गया कि ये क्रैश हुआ। नेताजी को 3rd डिग्री बर्न्स हुए, वो बुरी तरह से जले। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 7 से 9 बजे के करीब बीच में उनकी मृत्यु हो गई। और उसी के बाद उन्हें जो वहां पे 2 दिन बाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया, और उनकी जो अस्थियां हैं वो जापान के जो रेनकोजी टेम्पल है उसमें रखी हुई है। ये चीज यहाँ पे बताई जाती है, और यही वर्जन है जिसे शाह नवाज कमीशन थी उसने माना। यही वर्जन है जिसे खोसला कमीशन ने माना, और ये वर्जन वही जिसे नेहरू गवर्नमेंट ने माना, जो आज तक हमें बताया गया है। अब आप चौथा वर्जन सुनिए, और ये वर्जन है भारत के अंदर से। बताया जाता है कि 1959 में बंगाल के पास कूच बिहार में एक आश्रम बहुत तेजी से बनना शुरू होता है। इसका नाम था शॉलमरी आश्रम। अब शॉलमरी आश्रम जब ये बनना शुरू होता है, इसको बना रहे थे उस समय एक साधु जो इसमें रहते थे, शारदानंद जी। यहाँ पे बताया गया कि पहले इस आश्रम को किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन उसके बाद अचानक से इसके फॉलोअर्स बहुत सारे आने लगे। वहां पे करीबन 1500 इसके फॉलोअर्स हो गए। 100 एकड़ जमीन पर ये आश्रम बन चुका था, और बहुत सी यहाँ पे फौज, यहाँ पे ऑफिसर्स पुलिस के, वो इसकी देखभाल करने के लिए, रखवाली करने के लिए इसके गार्ड्स बहुत सारे रहते थे। जब ये सब हुआ तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आई, उन्हें जानने की ललक हुई 1959 में। तो अब जब यहाँ पे ये पता लगाया गया तो लोगों में रूमर फैलना शुरू होता है कि इस आश्रम के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। ये बताया जाता है कि ये जो साधु बनके इस पूरे आश्रम के अंदर रह रहे हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ये रूमर फैलता है 1961 में, और तेजी से 2 साल के अंदर, और इसके बाद ये रूमर पूरे उस समय तक देश में फैल चुका था। फरवरी 1962 में मेजर सत्य गुप्ता, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत क्लोज एसोसिएट माने जाते थे आजाद हिंद फौज के टाइम पे, तो मेजर सत्य गुप्ता इस आश्रम में जाते हैं, शारदानंद जी से मिलते हैं जो साधु थे, और इसके बाद में कैलकाटा आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि ये जो साधु हैं वो और कोई नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ये चीज सामने आती है। इसके बाद में बताया जाता है कि कई सारे उस समय के नेता थे, उस समय की मौजूदा सरकार के, भारत सरकार के, जो इनसे मिलने गए और उन्होंने माना कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। खोसला कमीशन के सामने भी ये पूरा फैक्ट आया था। ये पूरी जो एक कहानी निकल के आई थी ये उसके सामने भी आई थी। लेकिन इनमें से जब खोसला कमीशन ने कुछ गवाहों को इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें से कुछ गवाह ऐसे निकले थे जिन्होंने बताया कि नेताजी के चाल ढाल में, नेताजी के चलने बोलने के तरीके में, उनकी हैंडराइटिंग में, और इन साधु की जो शारदानंद जी हैं उनकी हैंडराइटिंग में, उनके चलने और बोलने के तरीके में बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा अंतर है। ये बकायदा पूरा मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये सब सामने आता है। इसके बाद में ये साधु भी सामने आते हैं। इन्होंने शारदानंद जी ने खुद से बताया कि मेरा सुभाष चंद्र बोस से, नेताजी से या उनके परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उनसे किसी भी तरह से, मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तो लेकिन ये सब बताने के बाद भी लोग उस समय ये लगातार मानते रहे कि नेताजी जो हैं वो खुद शारदानंद जी हैं जो यहाँ पे साधु बन के रह रहे हैं। तो अब 5वां वर्जन नेताजी की डेथ का आप सुनिए। ये भी निकल के आता है भारत से ही, और भारत के दिल मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के
श्योपुर के रहने वाले जगन्नाथ गुप्ता, श्री जगन्नाथ गुप्ता ने ये क्लेम किया, ये बताया, ये एफिडेविट दिया अपना मुखर्जी कमीशन को 2000 से लेके 2005 के दौरान, जब मुखर्जी कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्होंने बकायदा एफिडेविट दिया, ये बताया कि श्योपुर के पास में एक गांव है नागदा। फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल के टाइम पे, जब ये दौर चल रहा था 40s का, 45, 46, 47, जब भारत आजाद होने वाला था, उस समय पर एक प्लेन क्रैश होके यहाँ पर आया था श्योपुर में। तो उसमें से 3 लोग निकले थे। अब इन तीनों में से आप एक के नाम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाएंगे खुद से, 2 के नाम पर अगर आप एक बार भरोसा कर भी लें तो। ये 3 उन्होंने नाम बताए मुखर्जी कमीशन के सामने, बकायदा डेट के साथ में एफिडेविट दिया। इसमें बताया कि इस प्लेन क्रैश में 3 सर्वाइवर्स थे जिन्होंने सर्वाइव इस प्लेन क्रैश को, जो कर गए थे। पहला था हबीबुर रहमान जो नेताजी के साथ में था, दूसरे थे खुद नेताजी, और तीसरा था हिटलर, अडोल्फ हिटलर। तो इन्होंने बताया कि उस समय हिटलर भी यहाँ पे इस प्लेन क्रैश में बच गया था नेताजी के साथ में। और फिर ये बताते हैं कि ये जो नेताजी थे वो आगे जाके इस गांव में आते हैं, यहाँ पे श्योपुर में, और वहां पे ये रहना शुरू करते हैं लोगों के साथ में एक साधु बनकर। इस साधु का नाम था ज्योतिर्देव। ज्योतिर्देव नाम के एक साधु के देश में नेताजी यहाँ पे रह रहे थे लगातार, और इसी के साथ में कई दिनों तक ये यहाँ पे नदी के किनारे रहते रहे। और मई 21, 1977 को यहाँ पे उस साधु की, ज्योतिर्देव की डेथ हो जाती है। लोगों में ये बात बहुत ज्यादा फैली कि श्योपुर में मध्य प्रदेश के जो ज्योतिर्देव, जो ये साधु थे, ये नेताजी खुद थे। इसके बाद ये गुप्ता ने क्लेम भी किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी चीजें वहां से मिली थी, ज्योतिर्देव जहाँ पे रहते थे ये साधु, जिन्हें बताया गया कि नेताजी थे, वहां से जितनी भी चीजें मिली थी उसको पूरी सरकार ने उस सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने कंट्रोल में रख लिया। और वो उसमें तमाम सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जो ये बता सकते हैं कि वो जो साधु थे वो खुद नेताजी थे। लेकिन ये इंक्वायरी जब चली, इसके बाद कमीशन ने इन लोगों से पूछा कि आपने पहले सुभाष चंद्र बोस को देखा था या नहीं देखा था। इसके बाद में कमीशन ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की, मुखर्जी कमीशन ने, तो ये सामने आया कि ऐसे नाम के एक साधु, ज्योतिर्देव नाम के एक साधु श्योपुर में उस दौरान, उस समय के दौरान रहते थे, बिल्कुल रहते थे। और वहां पे ये जो साधु थे ये श्योपुर में ही रहते थे, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत यहाँ पे उन्हें नहीं मिला कि ये साधु नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो अब आपको बताते हैं नेताजी की डेथ का 6वां वर्जन, 6th वर्जन। और इस वर्जन को माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वर्जन है, सबसे ज्यादा प्रूव्ड है, लोग सबसे ज्यादा जिसपे सहमति अपनी रखते हैं वो ये वर्जन है नेताजी की डेथ का और उनके होने का भारत के अंदर। अब आपको बताते हैं, इसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जब 1953 मार्च में जोसेफ स्टालिन की, रशिया के, सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो नेताजी वहां से रशिया में थे, वो उन्होंने अपनी जो डेथ थी उसको पूरा एस्केप किया था। ये जो उन्होंने प्लॉट बनाया था जापान में प्लेन क्रैश का, ये पूरी तरह से फेक था। ये वहां से निकलना चाहते थे, उसके बाद में रशिया जाके वहां पे रहना चाहते थे। इन्हें लगा था कि वहां पे जो जोसेफ स्टालिन है वो इनका सपोर्ट करेगा, लेकिन उसने इन्हें जेल में डाल दिया। ये वहां पे जेल में भी रहे, उसके बाद रशिया में रहे, और वहां से जब उसकी डेथ हो गई तब ये वहां से रशिया से एस्केप करके नेपाल के रास्ते भारत आते हैं। और भारत में आके ये कई जगहों पे उत्तर प्रदेश में रहे, और उसके बाद में ये फैजाबाद के राम भवन में आके रहने लगे 1983 में। ये बात बताई जाती है बकायदा कि इस वर्जन के अकॉर्डिंग के 1983 में आके राम भवन में फैजाबाद में रहने लगे। इसके पहले से ये भारत आ चुके थे और उत्तर प्रदेश में और कई जगह इन्होंने अपना बसेरा बनाया था। इसमें बताया जाता है कि ये जो नेताजी यहाँ पे आके रहे, तो ये रहे गुमनामी बाबा के नाम से। यहाँ पे लोगों ने इनका नाम रख दिया गुमनामी बाबा। ये एक साधु के वेश में यहाँ पे एंटर हुए थे भारत के अंदर। लगातार साधु के वेश में ही ये उत्तर प्रदेश में कई जगह पे घूमे, उसके बाद में फैजाबाद के राम भवन में आके रहने लगे थे।
गुमनामी बाबा के बारे में बताया जाता है कि इनके जो लगातार जो लोग थे, ये उनसे इनके बहुत प्राइवेट पर्टिकुलर लोग थे जिनसे मिलते थे। कोई और मिलने आता था तो पर्दे के पीछे से बात करते थे, और कभी भी अपना जो रूम था उसे ये छोड़ते नहीं थे। उस समय इनके जो लैंडलॉर्ड थे, जिसके घर में ये रहते थे वहां पे राम भवन में, गुरबसंत सिंह, तो गुरबसंत सिंह और उनके जो बेटे हैं शक्ति सिंह, उनका पूरा बयान है। साफ तौर पर उन्होंने कमीशन के सामने ये बताया कि ये जो साधु थे, ये गुमनामी बाबा जो थे, ये खुद सुभाष चंद्र बोस थे, खुद ये वहां पे रह रहे थे। और 2 बार इन्होंने इसका पूरा ट्राई किया कि इनके वेरिफिकेशन के लिए इन्हें एक बार कोर्ट में ले जाया जाए, इन्हें प्रशासन के सामने ले जाया जाए, लेकिन ये हर बार उससे फेल हो जाते थे। वो हर बार इनसे बच जाते थे इस तरह से। 2 बार इन्होंने ट्राई किया इस तरह का कि उन्हें कोर्ट के सामने ले जाया जाए एक बार उनके वेरिफिकेशन के लिए। तो ये बताया जाता है कि ये गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। और उसके बाद में एक दिन इनकी सितंबर 16, 1985 को रात में मौत हो गई। रात में जब इनकी यहाँ पे मौत हुई, उसके बाद सितंबर 16 को मौत हुई और 18 सितंबर 1985 को इनका अंतिम संस्कार किया गया अयोध्या के गुप्तर घाट पे। अयोध्या के गुप्तर घाट पे इनके 13 जो फॉलोअर्स थे, जो इनके वही लोग थे जिनसे ये मिलते थे, सिर्फ 13 लोगों से मिलते थे उस समय, उनके सामने इनका अंतिम संस्कार किया गया। और ये भी बताया गया कि उस समय ये जो लोग थे वो कलकत्ता से किसी के आने का वेट भी कर रहे थे। गुमनामी बाबा की ये जो थ्योरी है, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है आज तक की। इसके बारे में बताया जाता है कि जब ये गुमनामी बाबा की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उनका जो पूरा कोठरी थी जहाँ पे वो रहते थे, जो कमरा था, वहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के कई सारे फोटोग्राफ्स मिले। एक पूरा फैमिली फोटो मिला जिसमें 22 लोग हैं सुभाष चंद्र बोस के परिवार के, इंक्लूडिंग उनके माताजी और पिताजी। तो ये पूरा वहां से मिलता है। इसके साथ में यहाँ से क्या क्या चीजें मिली अब आप वो सुनिए। यहाँ से गुमनामी बाबा के आजाद हिंद फौज के कुछ पुराने लीडर्स के द्वारा लिखे हुए गुमनामी बाबा के लिए लेटर्स मिलते हैं, टेलीग्राम्स मिलते हैं। यहाँ पे पवित्रा मोहन रॉय, जो आजाद हिंद फौज के, इंडियन नेशनल आर्मी के इंटेलिजेंस का और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनके बहुत ही करीबी माने जाते थे, पवित्रा मोहन रॉय, उनके और बाकी लोगों के कई सारे लेटर्स मिलते हैं गुमनामी बाबा के साथ। जर्मन बाइनोकुलर्स मिले। उसके बाद में एक यूएसए का पेन मिला, 3 फॉरेन मेड लाइटर्स मिलते हैं, थर्मोमीटर्स मिलते हैं, फिलिप्स का ट्रांजिस्टर मिला, पुलिस मैनुअल, एक टाइपराइटर और ग्रामोफोन। ये सब एक साधु के कोठरी से मिलना एक बहुत ही एबनॉर्मल चीज थी। ये आमतौर पर इस तरह की चीज होती नहीं। इसके बाद में आप सुनिए और क्या मिला। यहाँ से बुक्स मिलती हैं। बुक्स कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। दूसरी बुक मिलती है हिमालयन ब्लंडर बाय ब्रिगेडियर जॉन डाल्बी। तीसरी बुक मिलती है नेताजी थ्रू जर्मन लेंस बाय नंदा मुखर्जी। ये सारी बुक्स मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पे और क्या मिलता है आप वो सुनिए। आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, ये उस कमरे से मिली। रोलेक्स की एक वॉच मिली। न्यूज़पेपर की कई सारी क्लिपिंग्स मिली। और ये जो क्लिपिंग्स थी न्यूज़पेपर की, वो उसी टाइम की थी जब आजाद हिंद फौज एक्टिव थी, जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय की ये सब चीजें मिलती और देखने लायक था कि ये जो सारी चीजें थी वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज थी। ये सारा स्टफ जितना भी था, या तो कलकत्ता से था या तो विदेश से था। किसी भी बाबा के, किसी भी साधु के कोठरी से ये चीजें मिलना बहुत ही एक अलग तरीके का फैक्ट है। लोग इसको मानते हैं कि ये पूरी तरह से गुमनामी बाबा जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। अब ये थ्योरी कमीशन के सामने भी आई। मुखर्जी कमीशन के सामने जब ये थ्योरी आती है, तो इसके बाद में ये जो पूरा सामान मिला था इस घर से, इस पूरे सामान को फैजाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसने अपने पास कस्टडी में रख लिया और पूरी इसकी इन्वेंट्री जो थी इनकी बनाई हुई, वहां पे इसको भी रख दिया। कमीशन की बकायदा एक पूरी टीम जाती है मुखर्जी कमीशन की फैजाबाद। वहां पे इस पूरी इन्वेंट्री को देखते हैं
करीबन 2000 आइटम जो उस इन्वेंट्री में थे, वहां से 700 आइटम इन्हें रेलेवेंट मिलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। उन 700 आइटम्स में से ये तमाम सारे जो लेटर्स थे इंडिविजुअल को भेजे गए गुमनामी बाबा के द्वारा, और उनके पास में जो लेटर्स बाहर से आते थे उनको इन्होंने एग्जामाइन किया। ये वहां से वो लेटर्स थोड़े से लेके आए, वहां पे उनकी हैंडराइटिंग निकाली। उसके बाद वहां पे उन्हें जो गुमनामी बाबा के जो अस्थियां थी उनमें से जो दांत थे वो दांत के सैंपल लाते हैं। इस दांत के सैंपल को यहाँ पे लाते हैं। इसके बाद इसकी डीएनए टेस्टिंग कराई जाती है। इस डीएनए टेस्टिंग के बाद ये देखा जाता है कि कहीं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो वंशावली है उससे अगर मैच खाते हैं तो ये बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस थे, अदरवाइज ये वो नहीं थे। इसी के साथ इस कमीशन ने 31 लोगों को पूरा उसमें टारगेट करके उनका जो विटनेस उनको बनाया, उनसे पूरा इन्वेस्टिगेट किया। सभी का ये मानना था कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। 31 में से 31 विटनेस यहाँ पे ये मानते थे कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन उसके बाद अब हुआ क्या कि जब ये डीएनए टेस्टिंग के लिए जो भेजा गया था सैंपल दांत का, जब ये वापस आता है तो वहां पे ये दिखाया जाता है कि ये डिफरेंट है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो लीनेज है, जो उनकी वंशावली है, उससे डिफरेंट है। तो इसी के वजह से, सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से यहाँ पे कमीशन, पूरा मुखर्जी कमीशन ने इस बात को मानने से मना कर दिया था कि ये जो गुमनामी बाबा थे ये नेताजी थे। इसलिए मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नेताजी की जो डेथ है वो उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। ये बाकायदा हबीबुर रहमान का और जापानीज ऑफिसर्स का पूरा प्लान था कि नेताजी वहां से एस्केप करके रशिया पहुंच जाए। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, ये चीज अभी भी साफ तौर पर क्लियर नहीं हुई है। तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के वो सारे वर्जन्स, जो अलग अलग वर्जन आते हैं आज तक सामने, इनमें से कई सारे आपने नहीं सुने होंगे। तो ये सारे वर्जन आज हमने आपको बता दिए। कई सारे भारत के हैं, कई भारत के बाहर के हैं। अब कुछ फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। ये फैक्ट्स आपको जानना बेहद जरूरी है। ये फैक्ट है जो प्रूफ करते हैं कि 1945 18 अगस्त को प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई थी। ताइवान की नेशनल आर्काइव में, वहां पे ताइवान पुलिस का एक पूरा जो फाइल है, जो प्रूफ फाइल है, वो वहां पे मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है, ये वहां की भाषा में वहां पे लिखा गया है कि जो अथॉरिटीज हैं वो फेल हो चुकी हैं, वो ये प्रूव नहीं कर पाई हैं कि नेताजी की मौत ताइवान में हुई थी 1945 में। पहला। दूसरा, पहली बार ताइवान मीडिया ने रिपोर्ट किया था नेताजी के वेयर अबाउट्स के बारे में 1946 11 अप्रैल को। ताइवान का एक टैबलॉइड न्यूज़पेपर हुआ करता था मिनबाओ, उसके अंदर पूरा ये आर्टिकल पब्लिश होता है, इंफॉर्मेशन बताई जाती है नेताजी के वेयर अबाउट्स की 1946 में, उनकी मौत के 1 साल बाद पब्लिश हुआ आर्टिकल में ये बताया गया कि बोस वॉज नॉट डेड, ही वॉज हाइडिंग इन इंडिया फॉर 6 months। बोस की मृत्यु नहीं हुई थी, वो भारत में 6 महीने के लिए रह रहे थे। इस तरह की चीज बताई जाती है। इसके बाद 2006 में निजामुद्दीन नाम के एक 102 साल के शख्स सामने आते हैं। इनकी उम्र की वजह से इनका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया पर्सन इनके पास में गए थे, लेकिन उन्होंने जो बताया वो तथ्य जान के लोग हैरान हो गए थे। 2006 में निजामुद्दीन नाम के इस शख्स ने, 102 साल के, इन्होंने बताया, बुजुर्ग शख्स ने, कि ये नेताजी के ड्राइवर कम बॉडीगार्ड थे और बर्मा में लड़ाई के दौरान इन्होंने बहुत बार नेताजी को बचाया है, और इसके साथ ही 3 गोलियां भी इन्होंने एक बार खाई थी नेताजी के लिए। उसी के बाद नेताजी ने इन्हें कर्नल का जो टैग था वो दिया था। ये बताते हैं कि नेताजी ताइपी में हुए उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, ये कई सालों बाद उसके भारत में फैजाबाद में मरे हैं, और गुमनामी बाबा जो थे वो नेताजी ही थे। ये साफ तौर पर यहाँ पे निजामुद्दीन ने बताया, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि नेताजी जो थे वो ताइपी में नहीं मरे थे, वो आके यहाँ पे रह रहे थे फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश में, और वो गुमनामी बाबा के बेस में यहाँ पे रह रहे थे, और उनकी 1985 में यहाँ पे डेथ हुई है। निजामुद्दीन ने बताया कि वो एक बार 1946 में नेताजी से मिले थे, और उनके बड़े भाई जो जिनका नाम है शरद चंद्र बोस, उनसे मिले थे थाईलैंड में एक ब्रिज के ऊपर।
वहां पे उन्होंने बातचीत में ये बताया था कि जो भारत सरकार है उस समय, जो मौजूदा सरकार थी भारत में, वो यूएस और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ में मिलकर